नॉवेल्स टीवी यूट्यूब चैनल के देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। इस एक पल न जाने क्यों उसके चेहरे पे अजीब सी मासूमियत फैल गई। उसे देख के मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह पाई। मेरी मुस्कुराहट को भांपते हुए उसने भवें उचका के सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखा। मैंने फिर से तेवरी चढ़ा ली। बेटा, अगर इशारों का सिलसिला खत्म हो गया हो तो खाना भी खा लो, ठंडा हो रहा है। अम्मा की आवाज पे हम दोनों शर्मिंदा से हो गए। खाना खाने के बाद एहतशाम ने जिम की तैयारी पकड़ ली। अम्मा और जकिया किचन में बर्तन धोने लगी। टीवी लाउंज के टेबल पे एक भी शॉपिंग बैग इसी तरह पड़े हुए थे। अब भी किचन के कामों से फारिग होके अम्मा ने जाने की तैयारी पकड़ ली। ओ माय गॉड, ये लोग चले गए तो मैं घर में अकेली रह जाऊंगी। और वो भूत, मेरे रोंगटे खड़े होने लगे। अम्मा प्लीज आप अभी ना जाएं, मैंने इल्तजा की। बीना, पहले ही बहुत देर हो गई, जाना तो पड़ेगा, अम्मा ने जवाब दिया। नहीं नहीं प्लीज, इनके आने तक रुक जाएं बस। आपको पता है ना वो भूत, मैं खौफजदा होके बोली। अरे बेटा, ये भूत भूत कुछ नहीं होते, बस इंसान का दिल मजबूत होना चाहिए, अम्मा ने तसल्ली दी। लो भला, पूरा दिन अम्मा ने भूत के किस्से सुना सुना कर डराए रखा, अब कह रही हैं कि भूत कुछ नहीं होते। प्लीज थोड़ी देर रुक जाएं, मैंने फिर से दरख्वास्त की। जकिया ने अम्मा को इशारा किया कि रुक जाते हैं। एकदम से अम्मा की नज़र शॉपिंग बैग्स पे पड़ी। वो मेरी तरफ देखते हुए बोली, चलो ठीक है, हम लोग रुक जाते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। अम्मा मायने खेज नज़रों से मुझे देखने लगी। हाँ ठीक है, आपकी हर शर्त मंजूर है। बिना सोचे समझे मैंने हाँ कर दी। ठीक है फिर, हम अभी नहीं जाते, लेकिन ये शॉपिंग बैग तुम्हें कबूल करने होंगे। और इतना ही नहीं, इसमें क्या क्या है वो भी अभी खोल के देखोगी। अम्मा एकदम से थानेदारनी बन गई। उफ, मैं ये कैसे भूल गई कि अम्मा भी तो दुश्मन पार्टी का हिस्सा है। मैं बेकसी से उन्हें देखने लगी। हम जाएं फिर, अम्मा फिर से बोली। नहीं नहीं, मैं खोलती हूँ ना। उन्होंने मेरी मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। मैं एक एक करके शॉपिंग बैग से सामान निकालती टेबल पर रखने लगी। थोड़ी देर में टेबल लेडीज़ स्टफ़ के स्टॉल में बदल गया। सामान में जूते, सूट, मेकअप, परफ्यूम, शैम्पू, फेस वॉश, शावर जेल और पता नहीं क्या क्या। ये सब देख के मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक से बढ़ के एक चीज़ मेरे सामने पड़ी थी, पर मैं हैरान थी कि लेडीज स्टफ़ की इतनी मालूमात उसे कैसे हैं। माशाल्लाह, अम्मा पूरे सामान पे नजरें दौड़ाते हुए बोली। अम्मा के कहने पे मैंने ये सब ले तो लिया, अब इस खड़ूस को क्या मुंह दिखाऊंगी। वो तो यही समझेगा कि मैं पहले ही मर रही थी ये सब ऐंठने के लिए। लेकिन अब तो सामान इन सब में अनपैक हो चुका था। अब क्या हो सकता है। जकिया सारा सामान उठा के कमरे में रखने चली गई। एक बार मेरा दिल किया कि उसे कह दूं कि ये सामान हिना वाले कमरे में रख दे, पर ये सोच के रुक गई कि अम्मा फिर से शुरू हो जाएंगी और जाने क्या धमकी दे देंगी। थोड़ी देर गुजरी तो मौसूफ भी आ गए और सीधा अपने कमरे की तरफ चल दिए। अम्मा और जकिया अपने घर की तरफ निकल पड़ी। मैंने टीवी का वॉल्यूम बंद किया और सीरियल देखने लगी। कुछ ही देर गुजरी थी, फ्रेश होके वो भी टीवी लाउंज की तरफ चला आया। मैं सीरियल देखने में ही मगन रही। जरा सी दोस्ती कर ले, जरा सा हमनशी बन जा। साथ वाले सोफे पे बैठते ही वो गाना गुनगुनाने लगा। उफ, इतनी भद्दी आवाज में अच्छे गाने का सत्यानाश कर रहा है। मैं दिल ही दिल में बोली। मेरी तरफ से मुसलसल नजरअंदाज होने के बाद उसने टेबल पे पड़ा रिमोट उठाया और चैनल बदल दिया। ओह, फुटबॉल का मैच इतना अहम था, मैं कैसे भूल गया। उसने अपने आप से कहा। आपको नजर नहीं आता क्या, मैं सीरियल देख रही थी। मैं उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए बोली। उसने कोई जवाब न दिया। मैं आपसे हूँ मुखातिब, सुनाई नहीं देता क्या, मैं ऊंची आवाज में बोली। जी, आपने मुझसे कुछ कहा, वो ड्रामाई अंदाज में बोला। मैं सीरियल देख रही थी, मैंने उसे घूरा। तो वो मेरी आंखों में देखते हुए बोला, तो ये कि आपने चैनल बदल दिया। मैं तिलमिलाई। ओह सॉरी सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे। उसने फिर से ड्रामा शुरू कर दिया। जो आपका दिल करे आप देखें, आपको कोई रोकेगा नहीं, रिमोट मेरी तरफ बढ़ाते हुए वो बोला। उसकी ड्रामाई शक्ल पे मुझे शदीद गुस्सा आ गया। मैंने रिमोट उसके हाथ से लिया और टेबल पे पटकती हुई कमरे में चली गई। उसने पीछे से आवाज़ दी, लेकिन मैंने नज़रअंदाज कर दिया। आज कहाँ सोऊंगी। कमरे में दाखिल होते ही मेरे दिल में सबसे पहला सवाल यही था। बाहर तो सो नहीं सकती, अंदर सोई तो मेरा मजाक उड़ाएगा वो। बीना जी, थोड़ा सा ढीठ ही तो बनना है, चुप करके कमरे का कोना पकड़ो और सो जाओ, इसी में भलाई है। मेरे दिल ने सरगोशी की। हाँ शायद यही ठीक है। मैंने अलमारी से कंबल निकाला और सोफे पे पाँव फैला के लेट गई। नींद नहीं आ रही थी, काफी देर छत की तरफ देखती रही। उसके बाद करवट बदल ली। कमरे का जायजा लेते लेते मेरे नजर बेड के पीछे वाली दीवार पे लगी। बड़ी सी पेंटिंग पे पड़ी। इस पेंटिंग में दौड़ते हुए 6 घोड़े थे। घोड़ों पे नजर पड़ते ही अम्मा की नानी याद आ गई। या अल्लाह, मैंने पेंटिंग से नजरें हटा के छत की तरफ देखा और ये घोड़े दिमाग पे सवार हो रहे थे। बार बार ध्यान इस पेंटिंग पे ही जा रहा था। इसका यही हल था कि मैं बेड पे कब्जा जमा लूं। अगर सोफे पे सोई तो पूरी रात ये घोड़े
सोने नहीं देंगे। बेड पे सोना भी तो मुसीबत को दावत देना है। मुझे बेड पे देख के कौन सा वो सोफे पे सो जाएगा। एक ही बेड पे सोने का खतरा मोल नहीं ले सकती। काफ़ी सोच विचार के बाद मुझे एक तरकीब सूझी। मैं जाके बेड के बिल्कुल दरमियान में लेट गई। उसके आने तक अपने आप को जगाए रखना बहुत ज़रूरी था। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला। मैंने जान के आंखें बंद कर लीं। वो बेड के पास आके खड़ा हो गया। शायद उसे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं ऐसे बेड पे लेट जाऊंगी। मैंने हल्की सी एक आंख खोल ली और उसे देखने लगी। वो वॉशरूम में गया और थोड़ी देर बाद बाहर निकल आया। बेड की बाईं जानिब से आके उसने लेटने की कोशिश की। मैं झूठ मूठ की करवट बदलती बाईं तरफ आ गई। वो उठ के दाईं तरफ आ गया। मैं भी करवट बदल के दाईं तरफ मुड़ गई। ये सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहा। उफ, क्या मुसीबत है। मुझे पता है तुम जाग रही हो और जानबूझ के ये सब कर रही हो। वो झिला के बोला। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। देखो मुझे सोने दो। वो चिल्लाया। मैंने अब भी कोई जवाब नहीं दिया। वो कुछ देर यूं ही खड़ा रहा खामोश और मैं ढीठ बन के आंखें बंद किए पड़ी रही। फिर उसने बेड पे आने की कोशिश की और फिर से वही लेफ्ट राइट वाला खेल शुरू हो गया। थक हार के वो सोफे पे बैठ गया। बस करो यार, देखो मैं इस सोफे पे बुरा नहीं आता। यहाँ नींद नहीं आएगी मुझे। अब तो उसकी आवाज़ में साफ थकान महसूस हो रही थी। मुझसे कम ढीठ नहीं है। थक गया है फिर भी हथियार नहीं डाल रहा। मैं दिल में बोली, तुम ऐसे नहीं मानोगी। वो ये कह के मेरी तरफ बढ़ा और अपनी पूरी ताकत से मुझे ऊपर उठा लिया। मेरी चीख निकली, बचाओ बचाओ। मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने अपने दोनों बाजुओं पे मुझे उठाया हुआ था। मैंने आंखें खोल दी। उसकी नज़रें मेरे चेहरे पे थीं और हल्की सी मुस्कुराहट उसके होंठों पे फैल गई। मैंने आंखें बंद कर ली। छोड़ो मुझे। मैंने फिर से चिल्लाना शुरू किया। नहीं छोड़ूंगा, उसे जवाब दिया। ये क्या बदतमीजी है, मैंने आंखें खोल के कहा। जो तुम कर रही थी वो क्या था। उसने मेरी आंखों में देखा। देखो छोड़ो मुझे, मैं गिर जाऊंगी। मैंने इल्तिजा की। गिरने तो नहीं दूंगा, वो बोला। मैंने अपना एक हाथ उसकी छाती पर रखा और उसकी गिरफ्त तोड़ने की कोशिश करने लगी। मेरा हाथ बिल्कुल उसके दिल पे था जो जोर जोर से धड़क रहा था। उसके दिल की धड़कन तेज ने मुझे और परेशान कर दिया। देखो मैं सोफे पे सो जाती हूँ, छोड़ दो मुझे अब। मैंने हार मान ली और इतनी देर से जो तंग किया था उसका क्या। अब वो मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहा था। अरे कह तो रही हूँ सो जाती हूँ, छोड़ो। मैं चिल्लाई। सॉरी बोलो पहले, उसे शर्त रखी। अच्छा सॉरी, माफ कर दो, मैंने बड़े आराम से कहा क्योंकि मेरे पास कोई और चारा नहीं था। उसने बड़े आराम से मुझे बेड पे लेटा दिया। तुम यहाँ सो सकती हो, मैं हिना वाले कमरे में जा रहा हूँ। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट एक पल के लिए भी गायब नहीं हुई थी। मैं खामोशी से उसे देखती रही। वो अलमारी में से कंबल निकालने लगा। मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने हवास में वापस लौटने लगी। मेरे दिमाग पे फिर से भूत ने कब्जा किया। ओह नो, अगर ये दूसरे कमरे में चला गया तो भूत। नो नो, मुझे उसे रोकना होगा। देखिए आप यहाँ अपने बेड पे सो जाएं, मैं सोफे पे जाऊंगी। सोफे पे सोना था तो बेड पे क्यों आई थी फिर। अलमारी से कंबल निकाल के वो मेरी तरफ मुड़ा था। वो भूत मेरे मुंह से बिला साख्ता निकला। उसने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। तुम भूत से डरती हो। हाँ, वो मेरा मजाक उड़ाने लगा। जवाबन मैं बेबस होकर उसे देखती रही। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। कल रात भी तुम भूत के डर से ही अंदर आ गई थी ना। मैं भी कहूँ इतना तन के गई थी। मुझे ड्राइंग रूम के सोफे पे सोने की आदत है। थोड़ी ही देर में भीगी बिल्ली बन के अंदर आ गई। हाँ हाँ, वो मुसलसल मेरा मजाक उड़ा रहा था। देखिए इस घर में सच में भूत है, मैंने उसे बताया। हाँ हाँ बिल्कुल है, मैंने कब कहा नहीं है। और सबसे बड़ा भूत मैं खुद हूँ। वो मुंह से अजीब अजीब आवाज़ें निकालने लगा। उसे मेरी बात का यकीन नहीं था बिल्कुल भी। मैं बेड से उठ के सोफे पे आ गई। देखो तुम्हारी इस हालत को देखते हुए मैं इस कमरे में सोने की कुर्बानी दे सकता हूँ, पर मेरी एक शर्त है। वो मेरे पास आके खड़ा हो गया। एक तो सारा ज़माना मुझसे शर्तें मनवाने पे तुला था। कैसी शर्त, मैंने उसे घूरा। फ्रेंड्स, उसने हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। इस पे ये फ्रेंड्स की कैसी सवार हो गई थी मन तक। मैं अंदर ही अंदर जल गई। ओके फ्रेंड्स, मैंने बेरुखी से जवाब दिया। ऐसे कैसे, वो बोला। तो मैंने सवालिया नज़रों से उसे देखा। भाई हैंडशेक करके फ्रेंड्स बोलो। उसने फिर से हाथ बढ़ाया। फ्रेंड्स, मैंने फीकी मुस्कुराहट से उसके हाथ में अपना हाथ दे दिया। उसने बेड पे छलांग लगा दी और मैं सोफे पे फिर से टांगे फैला गई। हे लिसन, तुम बेड की इस साइड पे आके सो जाओ, मैं दूसरी तरफ सो जाता हूँ। प्रॉमिस मैं तुम्हारी तरफ नहीं आऊँगा। वो सीरियस होके बोला। फिर से मेरी नज़र पेंटिंग में पड़ी। मजबूरन मैं भी उठ के बेड पे आ गई। मुझे बाईं तरफ सोने की आदत है, मैंने उसे जताया। ओके नो प्रॉब्लम। वो दाईं तरफ आ गया। ये साइड तुम्हारी और ये साइड मेरी, कोई भी बॉर्डर क्रॉस नहीं करेगा। वो साइड के दरमियान में उंगली से लकीर खींचते हुए बोला। मैं मुस्कुराने लगी। हे। वो जल्द से उठ के खड़ा हुआ और अलमारी से दूसरा कंबल निकाल कर मेरी तरफ बढ़ाया। प्लीज़ प्लीज़, अब रात में फिर से शुरू मत हो जाना। मुझे सर्दी से बचा लो, मैं थर थर काँप रही हूँ। वो मुझे घूरते हुए बोला। ओह गॉड, इसका मतलब मैं कल रात नींद में बोल रही थी।
मुझे शर्मिंदगी हुई। उसने कमरे की लाइट्स ऑफ की और मैंने कंबल ऊपर कर लिया अपने। सुनो, उसने सरगोशी की, प्लीज़, मैं एक नहायत शरीफ लड़का हूँ। रात के किसी पहर मेरी इज्जत पे हाथ साफ ना करना। मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगा। सोते हुए भी उसका ड्रामा चालू था। मैंने मुंह पे हाथ रखकर अपनी हंसी रोक ली। सुबह सवेरे मेरी आंख देर से खुली। वो ऑफिस के लिए तैयार हो चुका था। मैं आंख मसलते हुए उठ बैठी। ज़किया कमरे में आई और बोली कि नाश्ता तैयार है, मैं जल्दी से आ जाऊँ। मैंने उसे बोला कि 10 मिनट तक आती हूँ। मैंने जल्दी से एहतशाम के लाए हुए सूट में से लाइट ग्रीन सूट निकाला और हिना के कमरे में फ्रेश होने चली गई। मैं डाइनिंग टेबल पे आई तो अम्मा, ज़किया और एहतशाम की नज़रें मुझ पर जम गई। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो, किसी की नज़र ना लगे, अम्मा बलाई लेने लगी। मैंने नाश्ता किया और एहतशाम ऑफिस की तरफ निकल गए। बेटा, एहतशाम को रोक कर अम्मा ने बात शुरू की। जी, वो बोला, आज हम लोगों ने जल्दी जाना है। मेरी समदन काफ़ी बीमार है, अस्पताल में दाखिल है, उसकी तरफ जाना ज़रूरी है, अम्मा ने बताया। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, जब आपका दिल करे आप जा सकती हैं। एहतशाम ने उन्हें इजाज़त दे दी। बेटा, आप भी ज़रा जल्दी घर आ जाना, बच्ची घर में अकेली होगी। अम्मा का इशारा मेरी तरफ था। जी हाँ, बिल्कुल मैं आ जाऊँगा, घर में भूत भी तो बहुत है। वो मेरी तरफ देख के मुस्कुराने लगा। मैंने तेवरी चढ़ा ली। अम्मा और ज़किया किचन में घुस के अपना काम ख़त्म करने लगी। मैंने फिर से टीवी की जान अज़ाब की। अम्मा ने दोपहर के खाने के साथ ही रात का खाना भी बना दिया और फ्रिज में रख के बोली कि जब खाना हो तो गर्म करके खा लेना। मैंने सर हिलाया। दोपहर 3 बजे अम्मा और ज़किया चले गए और मैं घर में अकेली थी। डर तो लग रहा था, लेकिन दिन था इसलिए अभी हिम्मत बरकरार थी। करीब 4 बजे मैंने अपने लिए चाय बनाई और लॉन में आके बैठ गई। गेट पे गाड़ी का हॉर्न बजा। चचा खादिम ने गेट खोला। एहतशाम की गाड़ी अंदर दाखिल हुई। वो गाड़ी से उतरकर सीधा लॉन में ही आ गया। वाओ, टी पार्टी चल रही है, वो प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठते हुए बोला। जी, मैंने जवाब दिया। आप जल्दी आ गए? मैंने पूछा। हाँ जी, आना तो था। मैंने सोचा ऐसा ना हो कि मेरी फ्रेंड को भूतों ने घेरा हो। उसने फिर से मेरा मजाक उड़ाना शुरू किया। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, आपके लिए चाय लाऊं? मैंने बात बदलते हुए पूछा। मैं चाय नहीं पीता। उसने नफ़ी में सर हिलाया। तो कॉफ़ी पीता हूँ, वो भी स्पेशल वाली। तो कॉफ़ी ले आती हूँ, मैंने जवाब दिया। तुम्हें कॉफ़ी बनाना आता है क्या? उसने हैरानी से मुझे देखा। मैंने उसे घूरा। अरे, मेरा मतलब वहाँ फैसलाबाद में लोग कॉफ़ी पीते हैं। वो सर खुजाते हुए बोला। आप फ्रेश हो जाएं, मैं कॉफ़ी लाती हूँ। मैं उठ खड़ी हुई। ओके, तो आज बिना एहतशाम के हाथ की कॉफ़ी को देखते हैं। मैं किचन की तरफ मुड़ी और वो कमरे की तरफ चला गया। वो फ्रेश होने के बाद कमरे से बाहर निकला तो मैं टीवी लाउंज में उसके लिए कॉफ़ी का मग लिए आई। ओह, इम्प्रेसिव, पहले ही सिप पे बोला। थोड़ी देर तक हम यूं ही बैठे रहे। तुम ज़्यादा बोलती नहीं हो? क्यों? वो मेरी तरफ देख के बोला। ऐसी कोई बात नहीं है, खाना गर्म कर दूं? मैंने उसकी बात मोड़ी। अच्छा, खाने का मूड नहीं है अभी। डू यू लाइक पिज़्ज़ा? उसने मुझसे पूछा। जी, मैंने जवाब दिया। गुड। उसने अपने मोबाइल पे नंबर डायल किया और पिज़्ज़े की होम डिलीवरी का ऑर्डर दे दिया। थोड़ी देर में पिज़्ज़ा घर पहुंच गया। पिज़्ज़ा खाने के बाद वो जिम जाने के लिए तैयार हो गया। मैं भी साथ चलूंगी। मैं खड़ी हो गई। तुम जिम क्या करने आओगी? उसने हैरानी से सवाल किया। मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, मैंने जवाब दिया। क्या शॉपिंग करनी है, मुझे बता दो, मैं ले आऊँगा। उसने कहा। नहीं, जो भी लेना है मैं खुद ही लूँगी। मैंने ज़िद ठान ली। अच्छा, हाँ हाँ, बाबा, जिम कैंसिल, शॉपिंग भी चलते हैं। उसने हार मान ली। हम दोनों गाड़ी में बैठ के। तुम बोलती क्यों नहीं हो? लड़कियां तो इतनी बातें करती हैं, वो गाड़ी ड्राइव करते हुए बोला। बोलती तो हूँ, मैंने जवाब दिया। वो मेरी तरफ देख के मुस्कुराया। एक बात पूछूं? मैंने सवाल किया। पूछो। उसने जवाब दिया। इस शादी के लिए आपने क्या कुर्बानी दी? मेरी नज़रें उसके चेहरे पे थी। कुर्बानी कोई भी नहीं, उसने एक आप भर के जवाब दिया। मैंने सपने खोए हैं और ज़िंदगी भी। आपके ये अल्फाज अक्सर मेरे कानों में गूंजते हैं। और वो सुर्खी माइल आंखें साफ साफ बता रही थी कि आपने शादी के लिए बहुत कुछ कीमती खो दिया है। मैंने अपने दिल की बात कर दी। जैसे ही मेरी बात ख़त्म हुई, उसने सुनसान बिल्कुल सड़क पे गाड़ी ब्रेक लगा दी। वो मेरी तरफ आंखों में आंखें डाल के देखने लगा। फिर से उसकी आंखों का बदलता रंग देख के मैं बौखला गई। मेरे जिस्म पे कपकपी तारी हो गई। मैंने सपने खोए हैं और ज़िंदगी भी। आपके ये अल्फाज अक्सर मेरे कानों में गूंजते हैं। और वो सुर्खी माइल आंखें साफ साफ बता रही थी कि आपने इस शादी के लिए बहुत कुछ कीमती खोया है। मैंने अपने दिल की बात कर दी। जैसे ही मेरी बात ख़त्म हुई, उसने सुनसान सड़क के बिल्कुल दरमियान ब्रेक लगा दी। वो मेरी आंखों में आंखें डाल के देखने लगा। फिर से उसकी आंखों का बदलता रंग देख के मैं बौखला गई। मेरे जिस्म पे कपकपी तारी हुई। कुछ चीज़ें ज़िंदगी में बहुत अनमोल होती हैं, जैसे इंसान की कुल मता। फिर अगर किसी मोड़ पे वो लुट जाए
तो दो रास्ते बाकी रह जाते हैं, या तो बैठ के उनका मातम मनाओ या फिर आगे बढ़ो। मैंने दूसरा रास्ता चुना है और आगे बढ़ रहा हूँ, इसलिए इस तरह के सवाल करके मुझे पीछे मुड़ के देखने पे मजबूर मत करो। यही हम दोनों के लिए ठीक है। उसने फिर से गाड़ी स्टार्ट कर दी। मैं हैरान और परेशान सी उसकी बातों के मतलब ढूंढती रही। एक सुपर स्टोर की पार्किंग में उसने गाड़ी पार्क कर दी। एक्सक्यूज मी मैडम, शॉपिंग करनी है या इरादा बदल दिया? मैं अपने ख्यालों में गुमसुम सी बैठी थी। उसकी आवाज़ पे चौंकी। उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। मैं नीचे उतर के उसके पीछे पीछे चलने लगी। हम स्टोर के अंदर पहुंचे और मैं चलते हुए लेडीज़ पोर्शन में आ गई। वो भी मेरे पीछे आ गया। उफ, इतना भी नहीं पता कि लेडीज़ पोर्शन में आई हूँ, बाहर रह के इंतज़ार ही कर ले। मैंने अपने आप से सरगोशियाँ करनी शुरू कर दी। एक्सक्यूज़ मी, मैं उसकी तरफ मुड़ के बोली। यस, उसने जवाब दिया। आप ज़रा पीठ दिखाइए और इस तरफ बिना देखे चुपचाप खड़े रहिएगा। मैंने हुक्म सादर किया। वाई? मैं क्यों पीठ दिखाऊं? ये क्या बात हुई? उसने सवाल करना शुरू कर दिए। हेलो, जितना बोला जाए उतना कीजिए, मैंने घूरते हुए जवाब दिया। पर वजह तो बताओ। वो पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। आपको दिखाई नहीं दे रहा ये लेडीज पोर्शन है? मैंने इशारा किया। तो उसे सवालिया नजरों से देखा। बाबा, लेडीज पोर्शन है तो यहाँ पे लेडीज की प्राइवेट शॉपिंग होती है। मैंने फिर से घूरा। ओह अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। करो करो शॉपिंग तुम, मैं इस तरफ बिल्कुल भी नहीं देखूंगा। कहो तो आंखें बंद करके खड़ा हो जाता हूँ। उसने दोनों हाथ आंखों पर रख लिए। मेरी हंसी निकल गई। इसकी कोई ज़रूरत नहीं, बस दूसरी तरफ मुँह करके खड़े हो जाओ। मैंने कहा ओके, कैरी ऑन। जब मुड़ना हो तो बता देना। वो मेरी तरफ पीट करके खड़ा हो गया। आसपास से गुजरते कस्टमर्स भी मुस्कुराने लगे। मैंने जल्दी से ज़रूरत की कुछ चीज़ें रैक से निकाल ली और फिर उसके पास आके खड़ी हो गई। अपना क्रेडिट कार्ड दीजिए, मैं उसके पीछे खड़े होकर बोली। क्रेडिट कार्ड क्यों? उसने पीछे मुड़ के बिना जवाब दिए ही कहा। अरे, जो खरीदारी की है उसके पैसे नहीं देने क्या? मैंने कहा। पर वो तो काउंटर पे देने हैं, यहाँ पे कार्ड क्यों चाहिए? उसने फिर से सवाल किया। बाबा, आप मुझे कार्ड दे दे, मैं खुद काउंटर पे जाके पेमेंट कर दूंगी, मैंने बताया। हैं? मैं पेमेंट क्यों नहीं कर सकता? फिर से सवाल। चले एक काम करते हैं, मैं चीज़ें वापस रख देती हूँ, आप कार्ड मत दीजिए, मैंने नागवारी से जवाब दिया। नहीं नहीं प्लीज़, ऐसी बात नहीं है, ये ले कार्ड। उसने अपने वॉलेट का कार्ड निकाला और हाथ पीछे करके कार्ड मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने हंसते हुए कार्ड पकड़ लिया। अच्छा, अब मेरे लिए क्या हुक्म है? अब पीछे मुड़ूं या फिर ऐसे ही खड़ा रहूं? उसने इंतहाई मासूमियत से पूछा। आप अभी ऐसे ही खड़े रहिए, बिल्कुल ऐसे ही जगह पर। मैं काउंटर पे जाके पेमेंट करती हूँ, फिर वहाँ से जब मैं आपको इशारा करूँ तो आप आ जाइएगा। मैंने हिदायत दी। अच्छा, जैसे आप हुक्म करें। उसने बनावटी सा उदासी का मुजाहरा किया। मैं मुस्कुराते हुए काउंटर की तरफ चल पड़ी। अच्छा सुनिए, उसने पीछे से मुझे आवाज़ दी। मैं उसकी तरफ मुड़ी और सवालिया नज़रों से देखा। ये शादी करना इतना ही मुश्किल है क्या? उसने शरारतन पूछा। मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट फैल गई और मैं बिना कोई जवाब दिए आगे बढ़ने लगी। काउंटर पे पेमेंट करने के बाद मैंने हाथ का इशारा किया तो वो मेरी तरफ चला आया। हम दोनों स्टोर से बाहर निकल आए और गाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। वैसे ये तो नाइंसाफ़ी हुई ना। चलते चलते वो बोला। क्या मतलब? मैंने पूछा। आपकी शॉपिंग अजनबी लोग देख सकते हैं, काउंटर वाला देख सकता है, एक मेरे ऊपर पाबंदी? ये तो सरासर जुल्म है। उसने फिर से ड्रामा शुरू कर दिया। मैं हंसने लगी लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। बताए ना, ये जुल्म आखिर क्यों? ऐसा इसलिए कि आपने 3 बार कबूल है जो बोला है, मैंने जवाब दिया। लो भाई, ये भी सही है, शायद इसीलिए लोग शादी से डरते हैं। उसने मेरे लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। अब कहाँ चलना है? उसने मेरी तरफ देख के पूछा। घर चलना है, और कहाँ? मैंने जवाब दिया। चलें, कहीं और चलते हैं। कहाँ? कहाँ? कहाँ चलो? हाँ चलो, कॉफ़ी पीते हैं। यहाँ पास ही में एक कॉफ़ी शॉप है जहाँ से ज़बरदस्त कॉफ़ी मिलती है। क्या ख्याल है? उसने सवालिया नज़रों से मुझे देखा। जवाबन मैंने सर हिला दिया। चंद मिनट की ड्राइव के बाद उसने गाड़ी रोक दी और गाड़ी सड़क के किनारे पार्क कर दी। रोड क्रॉस करके वो सामने कॉफ़ी शॉप है, पैदल रोड क्रॉस कर लेते हैं वरना यू टर्न लेना पड़ेगा। उसने सामने इशारा करते हुए कहा। ठीक है, पैदल ही चलते हैं, मैंने हामी भरी। जब हम रोड क्रॉस करने लगे तो उसने मेरा एक हाथ अपने हाथ पे थाम लिया। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, खुद रोड क्रॉस कर सकती हूँ। मैंने अपना हाथ छुड़ाया। ओह सॉरी। शुरू से आदत है, वो शर्मिंदा सा हो गया। शुरू से मतलब? मैंने सवाल किया। कुछ नहीं, जल्दी से रोड क्रॉस करो, ट्रैफिक कम है। उसने मुझे आगे बढ़ने का इशारा किया। हम दोनों कॉफ़ी शॉप में दाखिल हुए और एक टेबल पे कब्जा जमा लिया। थोड़ी देर में वेटर आया। सर, कॉफ़ी? दिनों के बाद चक्कर लगाया आपने? वेटर सलाम करके बोला। हाँ, वो मसरूफियत काफ़ी थी, उसने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया और 2 कॉफ़ी का ऑर्डर दे दिया। कॉफ़ी शॉप में आते ही उसके चेहरे पे उदासी फैल गई। मैंने उदासी की वजह पूछना चाहिए लेकिन उसका वो अजीब सा बर्ताव याद आ गया, इसलिए मैंने खामोश ही रहने में ही आफियत जानी। अच्छा,
मैं अगर तुमसे एक सवाल पूछूं तो? वो मुखातिब हुआ। जी पूछें, मैंने जवाब दिया। पर मेरी एक शर्त है, तुम ऐसा कोई सवाल मुझसे नहीं पूछोगी। उसने अजीब सी शर्त रख दी। ये क्या बात हुई? मैंने हैरानी से पूछा। भाई यही शर्त है, जवाब देना है, तुम्हारी मर्जी है देना तो बता दो। वो अपनी बात पे पक्का हो गया। अच्छा पूछे, मैंने हार मान ली। दोस्तों, आज की इस एपिसोड के बारे में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।